Hello, welcome to AgriTime. Now learn agriculture with me. In this video, we are going to discuss about pre-agriculture test most important topics. फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स ब्रांचेस। सेकेंड है हमारा सिस्टम ऑफ फार्मिंग। बेसिक से हल्के से हम डिस्कस करेंगे, मतलब डीपली जाएंगे, लेकिन हम शुरुआती सिंपल तरीके से करेंगे ताकि आपको जो सेशन है उसमें बोरिंग ना लगे और अच्छे से जो क्लास है वो आपको समझ में आ जाए। ओके, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा वहाँ पे, ताकि आपको डेली प्री एग्रीकल्चर टेस्ट या फिर अन्य एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन, वीडियो क्लासेस, प्रेजेंटेशंस वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें आपको मिलते रहेंगी। ठीक है, अगर आपने हमारा जो डिफरेंट जो सोशल प्लेटफॉर्म है, लाइक आपका इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो अगर वहाँ आप नहीं जुड़े हो तो वहाँ भी जुड़ सकते हो आप, ताकि आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाए। आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो व्हाट्सएप का, यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा है, इस नंबर में आप क्या कर सकते हो, हमें मैसेज कर देना, हम आपको वहाँ पे ग्रुप में जो है वो ऐड कर देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली आपका कोई भी टाइम हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है एग्रीकल्चर, किस भाषा से लिया गया है, और जो भी भाषा है उसके कौन कौन से आपके शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बेसिकली अगर बात किया जाए तो जो एग्रीकल्चर है यह आपका ब्रांच ऑफ साइंस है, यानी कि साइंस का एक ब्रांच ही है। लेकिन अगर बात किया जाए कि जो एग्रीकल्चर है ये किस भाषा का है, तो ये आपका लैटिन भाषा का है। यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है ना, 1 2 3 यहाँ पे जो जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपको मैं बताते जाऊँगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर कौन से भाषा से लिया गया है, तो ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ दिया जाता है कि कौन कौन से वर्ड से लिया गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो वर्ड है वो आपका एगर है, दूसरा है आपका कल्चरा, जिसका अगर हम शाब्दिक अर्थ से जाने कि इसका अर्थ क्या होता है, तो एगर का जो मतलब होता है वो आपका भूमि होता है, सॉइल होता है, या फिर हम उसको मृदा कह सकते हैं। और जो आपका कल्चरा है उसका मतलब होता है खेती करना, यानी कि टू कल्टीवेशन। ठीक है, यानी कि अगर हम सीधी सीधी बात बोल दें, सिंपल शब्दों में बोल दें, तो भूमि में कोई भी आपकी आर्थिक रूप से हमें उत्पादन मिल सके, आर्थिक हमारा सहयोग हो सके, अगर ऐसी कोई प्रोसेस करें, अगर क्रिया करें, उसको हम बोल देते हैं एग्रीकल्चर। लेकिन यहाँ पे इसका साइंटिफिक डेफिनेशन भी है, और जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो है हमारा कि कृषि विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमिक, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री या जिसको हम लाइव स्टॉक प्रोडक्शन बोलते हैं, फिशरी यानी कि मछली पालन, मुर्गी पालन यानी कि पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन बी कल्चर, लैक प्रोडक्शन या लैक उत्पादन, रेशम पालन, ठीक है ना, रेशम का जो कीट जो होता है उसका पालन करना और उससे कैसे रेशम का उत्पादन करना, इन सभी का जो अध्ययन है वो हम किसके अंतर्गत करते हैं, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। वो क्या कहलाती है, आपकी एग्रीकल्चर कहलाती है। ठीक है, यहीं पे आपको एक और क्वेश्चन आपका बनता है जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा। देखिए, अक्सर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर आपका क्या है, आर्ट प्लस क्या जी, आर्ट प्लस साइंस। ठीक है, ये दोनों ही हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर क्या है, आर्ट है, साइंस है, दोनों है, या नन ऑफ दिस, यानी कि कोई नहीं। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपका एग्रीकल्चर आर्ट और साइंस यानी कि कला और विज्ञान दोनों ही है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके हम ब्रांचेस के बारे में। तो देखिए, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है ना वो बहुत बड़ा है, यानी कि इसके मैनी ब्रांचेस है, बहुत सारे ब्रांचेस है डिफरेंट टाइप के। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक सुव्यवस्थित ढंग से या फिर इसको विस्तृत क्षेत्र के अध्ययन के अनुसार या फिर अनुसंधान के अनुसार निम्न शाखाओं में आपका क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, यानी कि बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो चलिए फर्स्ट ब्रांच या हम पहला ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं। पहला ब्रांच हमारा आता है सस्य विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं एग्रोनॉमी। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि फसल उत्पादन हो गया और भूमि प्रबंधन के जो सिद्धांत है और उसके जो व्यवहार है ना, उनका क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या बोल देते हैं, सस्य विज्ञान कहते हैं। ठीक, जैसे कि आपका खाद्यान्न आ जाता है, इसमें जो खाद्यान्न फसलें हैं, तिलहन फसलें हो गई, आपकी रेशेदार फसलें हो गई, और आपकी क्या हो गई जी,
मसाले वाली फसलें, मतलब जो भी क्रॉप्स जो है उसका क्या कर सकते हैं, फसल उत्पादन और उसके भूमि का जो प्रबंधन है, सॉइल जो मैनेजमेंट जो हम करेंगे, ठीक है, या फील्ड मैनेजमेंट जो करेंगे, उसका जो व्यवहारों का जो अध्ययन है वो हम किसके अंतर्गत करते हैं, सस्य विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, एग्रोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका एग्रोनॉमी कहलाता है। सेकंड जो हमारा ब्रांच है वो है उद्यान विज्ञान। देखो आपका जो एग्रोनॉमी और जो हॉर्टिकल्चर है ना, सबसे बड़ा मतलब कि ब्रांचेस है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। बात करते हैं उद्यान विज्ञान की, तो देखिए उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फल, सब्जी, शोभायान पुष्पों, ठीक है, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग जिसको बोल दिया जाता है, पौधों के उत्पादन तथा उपयोग, उन्नति एवं परिरक्षण का जो अध्ययन किया जाता है, इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिसको हम मेनली बोल देते हैं उद्यान शास्त्र भी। तो आपका उद्यान विज्ञान की अगर शाखाओं की बात करें तो देखो इसके भी आपके, अगर मेनली बात किया जाए तो 4 शाखाएं हैं। देखो फर्स्ट है आपका फल विज्ञान, सेकंड है पुष्प विज्ञान, थर्ड है आपका सब्जी विज्ञान, फोर्थ है आपका क्या, फल परिरक्षण यानी कि जिसको हम फ्रूट प्रिजर्वेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। कभी कभी आपसे एग्जाम में यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से मेनली जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। बाकी हम आगे जब हॉर्टिकल्चर की क्लासेस कराएंगे आपको तो वो वहाँ पे हम विस्तृत रूप से इस चीज़ के लिए चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हॉर्टिकल्चर है ये भी आपका क्या है, लैटिन लैंग्वेज से आपका लिया गया है। कौन सा है भाई, लैटिन, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से ये भी आपका क्या है, लिया गया है। हॉर्टस और आपका कल्चरा। हॉर्टस का मतलब जनरली आपका क्या होता है, फल सब्जी, ठीक है, या शोभायान, ये पुष्प मान सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें कल्चरा की, ठीक है ना, तो यहाँ पे हॉर्टस प्लस कोलेरा हो जाता है। क्या होता है, हॉर्टस प्लस कोलेरा। कोलेरा का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ। तो कोई ऐसी जगह या ऐसा प्लेस हम बोल सकते हैं जहाँ पे हम फल सब्जी और शोभायान जो पुष्प हैं उसको एक ही जगह में चारों तरफ से घेर के अगर उसका हम कल्टीवेशन करें, ठीक है, खेती करें, तो वो आपका क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ये सिंपल सी भाषा में, मतलब आपका समझने के लिए। बाकी यहाँ पे डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है आपको, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आपसे अक्सर पूछा जाता है कि हॉर्टिकल्चर कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, तो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो आपका लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन के आता है कि जो पोमोलॉजी है ये कौन सी लैंग्वेज से आपका लिया गया है। तो देखो यहाँ पे जो पोमोलॉजी जो है ना, तो यहाँ पे देखो पोमो का मतलब क्या होता है, तो पोमो का मतलब होता है पोमम। क्या होता है, पोमम। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। लॉजी का मतलब होता है लॉगस। ये सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे ये बात आ जाती है कि जो आपका क्या जी, जो पोमम है ये कौन से लैंग्वेज से लिया गया है। तो ये आपका जो वर्ड है ये आपका किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो ये वर्ड जो है आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है। ये अक्सर कंफ्यूज करता है, चूँकि आपका हर एक वर्ड में अगर लास्ट में लॉजी लगा हो तो वो आपका ग्रीक लैंग्वेज से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए पोमोलॉजी की, तो ये आपका 2 वर्ड से मिलकर बना है और 2 अलग अलग लैंग्वेज से मिलकर बना है। एक तो आपका पोमो जिसका मतलब होता है पोमम, जो लैटिन वर्ड है। दूसरा क्या है, तो दूसरा आपका है लॉगस, ठीक है, लॉगस, जो कि आपका क्या है भाई, ग्रीक वर्ड से मिलकर बनाया हो, जो आपका लॉगस है। यानी कि लॉजी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लॉगस। इसका मतलब क्या होता है, तो टू स्टडी होता है, यानी कि अध्ययन करना होता है। तो भाई फलों के बारे में अध्ययन करना ही आपका क्या कहलाता है भाई, आपका पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक। इतना याद रखना भाई, और कुछ यहाँ पे पूछा नहीं जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ब्रांच के बारे में जल्दी से डिस्कस करते हैं। थर्ड ब्रांच है हमारा कृषि कीट विज्ञान, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। तो विभिन्न फसलों में लगने वाले कीटों के जीवन का अध्ययन करना तथा उनकी रोकथाम का अध्ययन करना इस शाखा का कार्य क्षेत्र है, क्योंकि कीट फसलों को कभी भी हानि अधिक पहुंचाते हैं। यानी कि जब भी अटैक करे तो भैया बढ़िया तगड़ा वाला क्या करता है, आपका नुकसान छोड़ के जाता है। यहाँ पे जनरली ये बात नहीं किया जा रहा है कि हम सिर्फ कीटों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जो मतलब समझने की कोशिश करना, सिर्फ यहाँ पे कीटों का अध्ययन करना एंटोमोलॉजी के अंतर्गत नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, जो एग्रीकल्चरल जो आपके क्रॉप्स हैं उसमें जो आपके इंसेक्ट्स जो लगेंगे उनका अध्ययन करेंगे, वो आपका एग्रीकल्चर
कीट विज्ञान या फिर कृषि कीट विज्ञान एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी कहलाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पादप रोग विज्ञान, जिसको हम प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न फसलों में लगने वाले रोगों के कारण, जीवन चक्र तथा रोकथाम एवं नियंत्रण का विस्तार रूप से जो अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भी वही आपका सेम रूल आता है कि जो भी हमें आर्थिक रूप से जो हमें क्या कर सकते हैं भाई, आर्थिक रूप से हमें जो फ़ायदा देती है, लाभ देती है, उन प्लांट्स के बारे में, उनके अंदर जो है आपके जो रोग लगते हैं, ठीक है ना, उनका जो है आपका जीवन चक्र, रोकथाम एवं नियंत्रण के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो आपका प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है पादप अनुवांशिकी यानी कि प्लांट जेनेटिक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट ये आपके अभी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के मतलब एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं है। बट आप जैसे ही BSc एग्रीकल्चर में जाओगे तो आपको बहुत इसका डीपली मतलब वो करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है कि विभिन्न फसलों की जातियों का, उनके गुणसूत्र संरचना तथा विकास का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपका पादप अनुवांशिकी यानी कि प्लांट जेनेटिक्स कहलाता है। इतना याद रखना। इसके बाद है मृदा रसायन विज्ञान यानी कि सॉइल केमिस्ट्री। ये भी आपका एक ब्रांच है एग्रीकल्चर का, जिसमें हम कृषि विज्ञान की इस शाखा में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की भूमि के भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, तत्वों की मात्रा की क्या क्या उस सॉइल में अवेलेबल है, और उसके अकॉर्डिंग कैसे हम, जैसे सॉइल टेस्टिंग है तो सॉइल टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत यानी कि सॉइल केमिस्ट्री के अंतर्गत आपका किया जाता है। जब हम इसमें क्या सकते हैं भाई, उसके रंग के बारे में जान सकते हैं, उसमें कौन से भौतिक गुण मतलब वहाँ पे अवेलेबल है, रासायनिक गुण अवेलेबल है, ये तत्वों की कौन सी मात्रा है, मतलब कौन कौन से एलिमेंट जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कितनी कितनी उसकी मात्राएं हैं। तो ये हम सॉइल केमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल केमिस्ट्री बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कृषि अभियांत्रिकी। इसका मतलब सिंपल है, कृषि यंत्रों से रिलेटेड है। तो कृषि विज्ञान की शाखा में हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो उन्नत यंत्र हैं, जैसे थ्रेसर हो गया, कंबाइन हो गया, ट्रैक्टर्स हो गए, इन सभी के यंत्रों को हम कैसे और उपयोगी बना सकते हैं, कैसे हम उसमें नए चेंजेस कर सकते हैं, और उसके यूजेस का कैसे हम फार्मर्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन सभी का जो अध्ययन है वो हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो कृषि अभियांत्रिकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंतर्गत करते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि नए नए इन्वेंशन हम कैसे कर सकते हैं ताकि जो फार्मर्स हैं उनको खेती में कम लागत लगे और मुनाफा ज़्यादा मिले। देन है हमारा कृषि प्रसार यानी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक किसानों को हम कुछ भी चीज़ों के बारे में, जो हम नई चीज़ें कर रहे हैं उसके बारे में अगर उन तक पहुंचाएंगे नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं हो गया, ठीक है। तो इसलिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे जो भी आपका KVK को ले लो एग्जाम्पल में, ठीक है, क्षेत्र में अनुसंधान के लाभ ना, KVK ही ले सकते हो आप। तो जो भी KVK है वो क्या काम करता है, वो किसानों तक जो भी नए इनोवेशन होता है उसको क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है, जो कि आपका कृषि प्रसार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। 9th है आपका पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री। समझ ही आ गया होगा सभी को कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है। तो देखो कृषि की इस शाखा में हम क्या करते हैं, विभिन्न जो आपके डिफरेंट टाइप के जो आपके पशु हैं, जो पालतू पशु है, डोमेस्टिक जो है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट हो गया, इन सभी का हम क्या करेंगे, पालन करेंगे, पोषण करेंगे, चिकित्सक का ध्यान रखेंगे, ठीक है, मतलब खाना पीना देंगे, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अगर कोई उनमें डिसीज़ लग जाता है उनका ध्यान रखेंगे। तो इन सभी का जो अध्ययन है वो आपका एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत किया जाता है। देन है हमारा दुग्ध विज्ञान, जिसको हम डेयरी साइंस बोलते हैं, जो कि अभी के डेट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो कृषि विज्ञान की शाखा में हम दूध का उत्पादन तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही उसका संरक्षण करेंगे, विपणन करेंगे, दूध पदार्थों की जो रचना है, इन सभी का जो अध्ययन है वो आपका डेयरी साइंस के अंतर्गत किया जाता है। हम कैसे दूध को, उसके डिफरेंट जो आपके मटेरियल जो बनते हैं, विभिन्न जो पदार्थ हम बनाते हैं, उसको कैसे हम अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, इन सभी के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो दूध विज्ञान डेयरी साइंस के अंतर्गत करते हैं भैया, ठीक है। इतना याद रखना, ज़्यादा कुछ याद रखने वाली चीज़ें नहीं हैं।
इन सब के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में। देन है हमारा नेक्स्ट पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि कुक्कुट पालन। तो देखो अगर यहाँ पे मैं बताना चाहूँ ना, जनरली जो भी छोटा चिड़िया का बच्चा है ना, उसको अगर पाल दें तो उसी को हम बोल देते हैं पोल्ट्री। लेकिन यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा कि आर्थिक रूप से जो हमें लाभ दे ना, बेनिफिट दे, वो हमारा मेनली इसमें घुस जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंदर हम विभिन्न प्रकार के पक्षी जैसे मुर्गी, बत्तख, बटेर आदि को पालेंगे और उसके रखरखाव के बारे में जानेंगे तथा उनके बीमारी से बचाव व उनके नियंत्रण का जो अध्ययन करेंगे वो हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो वो हम पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत करते हैं। मतलब कि बेसिकली अगर बात किया जाए तो जो भी आपका पोल्ट्री है, कुक्कुट है या फिर हम बर्ड बोल सकते हैं, उसके अंतर्गत जो डोमेस्टिक बर्ड्स जो होते हैं वो आपका पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत आता है। देन है बी कीपिंग। आजकल ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जो बी कीपिंग है, मधुमक्खी पालन है। तो इसके जो छोटे छोटे आपके डिब्बे होते हैं ना, उसमें आप सर्च करना गूगल में या यूट्यूब में बी कीपिंग करके, आपको बहुत ही बढ़िया इसका वीडियो मिलेगा जिसमें आपको स्टेप टू स्टेप बताया जाएगा कि कैसे आप मधुमक्खियों को, डोमेस्टिक जो मधुमक्खियां हैं, बीज जो हैं, उसको कैसे आप अपने एक छोटे से मतलब एरिया में उसको मतलब पाल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बेसिकली बात किया जाए मधुमक्खी पालन के बारे में, तो मधुमक्खियों का अध्ययन तथा उनसे उत्पन्न पदार्थों का उपयोग उनका फसल उत्पादन में योगदान का अध्ययन किया जाता है। जो आपके बीज होते हैं ना, मुख्यतः आपके पोलिनेशन में काम बहुत आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फसल उत्पादन में योगदान भी यहाँ पे जोड़ा गया है। देन है हमारा रेशम उत्पादन यानी कि जिसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं। तो इस शाखा में विभिन्न प्रकार के रेशम जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको पालना कैसे, उसको हम पालेंगे, उनका रखरखाव कैसे करेंगे, हम उनसे प्रोडक्शन कैसे लेंगे रेशम का, इन सभी की जो तकनीक होती है उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जो सेरीकल्चर है। इसमें लाख उत्पादन जो आपके गोल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्टली आपका देखा जाए तो गोल्ड में ही ये आपका क्या होता है, यूज़ होता है। जो लाख होता है इसका एक इंसेक्ट होता है, जिससे आपका क्या होता है, वो अपने मुंह से एक लार टाइप का निकालता है। ठीक है, वही आपका क्या होता है, लाख होता है। तो जो लाख कीट है उसका हम क्या करेंगे, पालन रख रखाव करेंगे, उसका प्रबंधन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, फाइनली हम लाख उत्पादन करेंगे। तो इन सभी का जो अध्ययन है, तो इसका जो अध्ययन है आपका लाख कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे, ये आपका जो लैक कल्चर है ये संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत की वर्ड से लिया गया है, मतलब संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक, ये आपका एग्ज़ाम में आता है, ये आपका क्या कर सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, इम्पोर्टेंट है भैया। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी शाखा है वो आपका फिशरी या फिर पीसी कल्चर यानी कि मछली पालन। तो मछलियाँ आज एक प्रमुख आहार बन गई हैं और सबसे ज़्यादा जो आहार है, मतलब कि मछली जो पालन है, इसका सबसे अगर बात किया जाए कि बेनिफिशियल क्या है, तो आपका वसा और प्रोटीन के लिए आपका जो मछली पालन है ये आपका मोस्टली किया जाता है। मछली उत्पादन हम करेंगे इसमें पालन पोषण के लिए, और जो चिकित्सा और प्रजातियाँ जो है उसका विकास, यानी कि जो ब्रीड्स हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। कौन सी शाखा में, जी पीसी कल्चर में, यानी कि मछली पालन में, जिसको हम फिशरी साइंस के नाम से भी जानते हैं। सुअर पालन भी है, आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और कृषि विज्ञान की शाखा में जो आपके सुअर हैं उनके उत्पादन, पालन पोषण और चिकित्सा और प्रजातियों का विकास आदि का अध्ययन हम किस में करते हैं, तो वो हम सुअर पालन के अंतर्गत करते हैं, पिग फार्मिंग के अंतर्गत करते हैं। तो ये आपके अगर बात किया जाए तो मेनली आपके ब्रांचेस हैं जो कि आपको एग्रीकल्चर का बेसिक में आपको याद रखना है, मतलब रखना ही है, तभी आप आगे बढ़ के एग्रीकल्चर में आ सकते हो। ठीक है, चलिए अब फाइनली हम बात कर देंगे सिस्टम ऑफ फार्मिंग के बारे में। ठीक है, बहुत ही सिंपल से आपको समझाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सिस्टम ऑफ फार्मिंग, खेती की प्रणालियाँ। तो देखो कृषि की प्रणालियाँ, सिस्टम ऑफ फार्मिंग क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है। इस शब्द का संबंध व्यवस्थापन संबंधित उच्च ढांच से है जिसके अंतर्गत फार्म को चलाया जाता है, और प्रणाली का संबंध मुख्य रूप से फार्म का स्वामी कौन है, मैं हूँ कि तुम हो कि ग्रुप में है कि वो सरकार का है, इससे रिलेट करता है।
और यहाँ पे बताया जा रहा है कि साधनों का उपयोग इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से किया जाता है या सम्मिलित रूप से प्रबंध संबंधित निर्णय कौन लेता है, यानी कि मैं अपने फार्म में क्या कर सकता हूँ, ये इसका जो निर्णय है मैं लूँ कि तुम लोगे, या ग्रुप में लेगा, या सरकार लेगा। इन सभी के प्रश्नों के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो खेती की प्रणाली है उसको कौन कौन से आपके कारक जो है, ठीक है, वो आपके प्रभावित कर सकते हैं। तो देखो, जोत का आकार यानी कि आपका फील्ड है उसका आपका क्या हो गया, आकार हो गया। साधनों की उपलब्धि ये कि कौन कौन से आपके पास साधन वहाँ पे अवेलेबल है। देन व्यवसाय का परिणाम, देन है आपका उपलब्ध सुविधाओं का, जो भी आपके पास है मतलब उपलब्ध जो साधन है उसका कैसे हम सदुपयोग कर सकते हैं, अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर जोत के आकार की बात किया जाए तो यदि फार्म की जोत का आकार इतना बड़ा है जिससे फार्म परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त आय प्राप्त हो जाए तथा परिवार के सभी सदस्यों को समुचित काम मिल जाए, यानी कि अगर मान लीजिए आपके 10 परिवार हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा काम मिल जाए, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ऐसे फार्म के लिए खेती की जो आपकी इंडिविजुअल जो आपकी यानी कि काश्तकारी जो आपकी प्रणाली है ये आपकी बेस्ट रहती है। इसके विपरीत छोटे जोत वाले जिनके पास छोटे फील्ड होते हैं, छोटे ज़मीन होते हैं, तो उनके लिए अपने सभी साधनों को एकत्रित करके सहकारी रूप में खेती करना अधिक क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, यानी कि अधिक लाभदायक होता है। मतलब कि एक आपके पास 1 एकड़ है, आपके पड़ोसी के पास 1 एकड़ है और उसके पड़ोसी के पास 1 एकड़, तीनों मिल के आप क्या कर सकते हो, अपना एक बड़ा सा आप फार्म बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मतलब फार्मिंग कर सकते हो। तो ये यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है। देन साधनों की उपलब्धि थी, तो जिन किसानों के पास अपेक्षाकृत अधिक पूंजी होती है, जैसे कि बड़े फार्मर्स हो गए या हम मीडियम फार्मर्स को भी ले सकते हैं, तो ये पूंजीगत प्रणाली को अपना सकते हैं। ऐसे किसान मानव श्रम के स्थान पर महंगी मशीनों व उपकरणों का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, अधिक लाभ कमा सकते हैं। अगर वो पूंजीगत है तो बेसिकली बात किया जाए वो आपका हल ना चला के वो आपका ट्रैक्टर लेके आएगा, वो आपका ट्रैक्टर से मिसाई ना करके वो आपका हार्वेस्टर से कराएगा, कंबाइनर से कराएगा, थ्रेसर से कराएगा। तो ये आपका साधनों की उपलब्धि कर सकता है, ठीक है, जो आपका कारक है, एक जो आपका सिस्टम ऑफ फार्मिंग है उसको प्रभावित कर सकता है। देन है आपका व्यवसाय का परिणाम, तो जोत के माप की तुलना में व्यवसाय का परिणाम शब्द अधिक व्यापक होगा। इसके अंतर्गत जोत के माप के अतिरिक्त वर्ष भर में लिए गए उद्यमों, क्या जी, वर्ष भर में लिए गए उद्यमों की जो संख्या है और जो कुल उत्पादन की मात्रा है, मानव श्रम है और पूंजी की जो आवश्यकता है और जो शुद्ध आय है, आदि मात्रा आते हैं इसके अंतर्गत। यानी कि सभी को अगर हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आपका क्या है, व्यवसाय का परिणाम है। तो फार्म व्यवसाय को सफल बनाने के लिए उचित प्रकार से चलाना चाहिए ताकि बड़े पैमाने के उत्पादन का लाभ आपको मिल सके, यानी कि आपको कोई भी घाटा नहीं होना चाहिए, फ़ायदा बेनिफिट ही होना चाहिए। यदि व्यक्तिगत फार्म व्यवसाय का परिणाम उपयुक्त नहीं है तो खेती की सहकारी जो प्रणाली है वो आपकी क्या करनी चाहिए, अपनाना चाहिए। यानी कि आपका सहकारी जो प्रणाली है उसके अंतर्गत 2-4 जो है वो मिल के करना चाहिए। देन उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग, आपके पास जैसे कि ऋण की सुविधा मिल जाती है, आपको विपणन की सुविधा मिल जाती है, खेती की सहकारी प्रणाली अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या जी जो सुविधाएं हो, और इन सुविधाओं को प्रत्येक किसान को मतलब कि इसका आवश्यकता तो होता ही होता है, परंतु व्यवसाय के छोटे परिणाम के कारण वे इनका लाभ उठाने को वंचित हो जाते हैं। यानी कि वो मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते। जो छोटे किसान होते हैं वो प्रायः रिस्क नहीं लेते, लेकिन रिस्क लेना बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक व्यवसाय जो होता है, बिजनेस होता है, उसमें रिस्क होता है, और रिस्क जब तक नहीं लोगे तब तक आपका क्या होता है, और जो बिजनेस है वो आपका ग्रोथ नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं हम कृषि प्रणाली का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ फार्मिंग। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं, जैसे शासन द्वारा समय समय पर कृषि की और तत्व साधनों पर क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है। कृषि प्रणाली के अनुसार ही आपका क्या किया जाता है, निश्चय किया जाता है कि कौन सी आपकी सिस्टम ऑफ फार्मिंग है, किस प्रणाली को आपने यूज़ किया है या अपनाया है। कृषि किस भी प्रकार अगर कृषि प्रणाली को अपनाने से कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है, तो यह विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर क्या किया जाता है, आपका निश्चय किया जाता है, यानी कि सिलेक्टेड किया जाता है कि कौन सी ऐसी प्रणाली जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है।
कृषि प्रणाली द्वारा कृषकों की खेती पर होने वाले खर्चे एवं उससे होने वाले लाभ की जांच परख की जा सकती है और क्षेत्र में पाई जाने वाली सुविधाओं का किस प्रणाली द्वारा सबसे सुलभ ढंग से दोहन किया जा सकता है, वो आपका क्या किया जा सकता है, कृषि प्रणाली द्वारा ही संभव हो पाता है। अब बात करते हैं चौथा, जो आपका प्राकृतिक आपदा है जो ना, और जलवायु जो परिवर्तन है, तो इसमें भी आपका जो कृषि विशेषज्ञ है वो भूजल तथा सिंचाई की उपलब्धता के अनुसार निर्देशित कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए क्या करता है, बढ़ावा देता है, या फिर आपको वो कृषि प्रणाली को अपनाना पड़ सकता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, जो खेती की जो प्रणाली है तो उसको व्यवस्थापन के आधार पर मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से आपके खेती के प्रणाली के क्या है भाई, मुख्य रूप से जो आपके ब्रांच हैं या फिर भाग हैं। तो फर्स्ट है आपका व्यक्तिगत खेती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकंड आपका सामूहिक खेती। थर्ड है आपका सहकारी खेती। फोर्थ है आपका क्या, सरकारी खेती। और पांचवा है आपका पूंजीवाद खेती। देखो सब यहाँ पे सरकारी और सहकारी में आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, जो कि आपको आगे क्लियर हो जाएगा। तो ये आपकी खेती की प्रणाली के आपके क्या है, 5 भाग हैं जिसको व्यवस्थापन के आधार पर डिवाइड किया गया है। चलिए फर्स्ट हम जानते हैं व्यक्तिगत खेती। उससे पहले हम कृषि प्रणाली के महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो महत्व तो अभी हमें अभी मतलब डिस्कस किया है, तो इसको छोड़िए, ये एक्स्ट्रा पेज आ गया था। ठीक है, चलिए हम अब बात करते हैं व्यक्तिगत खेती अथवा काश्तकारी खेती के बारे में, यानी कि इंडिविजुअल फार्मिंग, या फिर जिसको हम टेनेंसी या फिर टेनेंट फार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो भारत में मुख्य रूप से खेती की काश्तकारी प्रणाली आपकी क्या होती है, प्रचलित होती है। यानी कि मोस्टली अगर हम राज्यों में देखें तो आपका इंडिविजुअल जो फार्मिंग है यही आपका क्या है, मुख्य रूप से आपका क्या है, फेमस है। और खेती की इस प्रणाली में किसान मुख्य रूप से स्वयं अपने फार्म का मालिक होता है, व्यवस्थापक होता है, प्रबंधन करता होता है, हर एक चीज़ वही करता है, ना कि कोई अदर आके करता है। वो खुद निर्णय लेता है, साधनों की उपलब्धि को वही प्राप्त मतलब कि उपलब्ध कराता है। ठीक है, और इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जो किसान है वो स्वयं फार्म का स्वामी होता है, तो जो भी लाभ होता है वो उसी को मिलता है, जो भी निर्णय लेना है वो खुद ही लेता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, व्यक्तिगत या आपका काश्तकारी खेती हो गया। दूसरा आता है आपका सामूहिक खेती, जिसको अपन कलेक्टिव फार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो खेती की सामूहिक प्रणाली में फार्म का प्रबंध स्वामित्व सामूहिक खुद ही होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है भाई, इसमें खेती की सामूहिक प्रणाली में फार्म का जो प्रबंधन है तथा स्वामित्व सामूहिक होता है। यानी कि अगर 10 लोग हो तो सभी 10 लोगों का ही है। और इस प्रणाली में एक ही गांव में रहने वाले बहुत से परिवार अपने साधनों, जैसे अगर 5 परिवार हैं तो अपने जैसे उनके पास जो भी अवेलेबल उपकरण है या भूमि है, पशुधन है, यानी कि पशुधन का मतलब यहाँ पे जनरली FIM से लिया गया है या फिर खाद मैन्यूर से लिया गया, मशीनें हो गई, थ्रेसर, कंबाइन, तो इन सबको एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं, साधन व्यक्ति विशेष की संपत्ति ना होकर वो समिति की एक संपत्ति हो जाती है। और जिसका आपका समिति का जैसे जैसे आपका जैसे किसी के पास थ्रेसर है, किसी के पास कुछ ज़्यादा लोग हैं, जैसे एक फैमिली में 10 लोग हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो भी सामूहिक खेती में, कलेक्टिव फार्मिंग में अगर जो भी बेनिफिट होता है तो उसको उनके काम के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उसको उनके आधार पर क्या किया जाता है, उसको बांट दिया जाता है, यानी कि शेयर कर दिया जाता है। तो ये आपका सामूहिक खेती यानी कि कलेक्टिव फार्मिंग के अंतर्गत हो जाता है। देन है सहकारी खेती प्रणाली, जिसको अपन कोऑपरेटिव फार्मिंग बोलते हैं। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रणाली में कृषक अपनी भूमि का पूर्ण अधिकारी होते हुए भी कृषि का प्रबंध, कृषि सुधार संबंधी कार्य अन्य कृषि को साथ सम्मिलित रूप से करता है और सारे खर्चे सामूहिक रूप से आपस में पूरा कर लेते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, 5 लोग को इकट्ठा करके 5 एकड़ कर सकते हैं और सभी अपना अपना थोड़ा थोड़ा बेनिफिट, मतलब थोड़ा थोड़ा आपका क्या कर सकते हैं, पैसा लगा के, रुपए लगा के, ये उसका जो पूर्ति है, जो भी आपका खाद है, ट्रैक्टर का लगेगा, वो सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक साथ करके उस चीज़ का दोहन कर सकते हैं। और जो भी संपूर्ण लाभ होगा उसमें खर्च काट कर प्रत्येक किसान को बचे हुए लाभ को अपनी भूमि के क्षेत्र के अनुसार क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। जैसे कि किसी ने 2 एकड़ दिया है, किसी ने 1 एकड़ दिया है, किसी ने ½ एकड़ दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। और सहकारी खेती को अपनाने के लिए इच्छुक कृषक एक समिति का भी निर्माण करते हैं और इस समिति का सदस्य बनने के पश्चात किसी भी सदस्य
कृषक को जिस कार्य हेतु सरकारी समिति बनाई गई है उस संबंध में व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। मतलब कि मैं अपने अकॉर्डिंग मतलब कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, वो आपका समूह में ही होगा, जितने लोग हैं उसके निर्णय के अनुसार ही होगा। मतलब कि मेरा निर्णय नहीं काम आएगा, जो भी अगर बात करें निर्णय लेने का काम, वो आपका समिति का ही होगा। समिति के हिसाब से अगर कोई निर्णय आता है तो वही वहाँ पे क्या होगा, संचालित होगा, यानी कि लागू होगा, ये बोला जा रहा है। अब देखो, भारत में निम्नलिखित 4 प्रकार की कृषि समितियाँ पाई जाती हैं, मतलब कि प्रचलित हुए। पहला आपका कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, जॉइंट फार्मिंग है, टेंडेंसी ऑफ फार्मिंग है, और आपको 4th नंबर में है कलेक्टिव फार्मिंग। चलिए सहकारी उन्नत खेती के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन किसानों के पास छोटे जोत अथवा सीमित साधन होते हैं, जैसे कि आपका ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, नलकूप लगवाने के लिए, उपज के विपणन आदि के लिए सहकारी समिति बनाते हैं उन लोग। तो जैसा कि नाम से विदित है कि भी इस प्रकार की समिति सदस्य कृषकों को खेती की उन्नत विधि को अपनाने की सहायता करती है, यानी कि जो नए नए जो आपके नई नई जो मेथड्स आए ना एग्रीकल्चर के फील्ड में, उनको अपनाने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है या सहायक होती है। और इसके अंतर्गत भूमि इकट्ठी नहीं की जाती, प्रत्येक जो आपके कृषक होते हैं वो क्या करते हैं, उनके द्वारा कृषि जो कार्य है वो अलग अलग की जाती है, यानी कि जो भी कार्य है वो अलग अलग की जाती है, जो कि आपकी सहकारी उन्नत खेती के अंतर्गत आती है। प्रत्येक किसान को अलग अलग आपके उन्नत खेती के जो मेथड्स है ना वो दे दिया जाता है। दे रहे हैं आपका सेकंड बी नंबर का सहकारी संयुक्त खेती। संयुक्त खेती में संयुक्त रूप से खेती करने के लिए भूमि तथा अन्य संभव साधन एकत्रित किए जाते हैं। सदस्य किसान एक प्रबंध कार्यकारिणी समिति का गठन करते हैं जो खेती के कार्यों का संचालन तथा प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। और जो सदस्य होते हैं ना, और प्रबंधन कार्यकारिणी समितियों के देखरेख में कार्य करते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और प्रत्येक सदस्य को उनको प्रतिदिन के श्रम की मजदूरी दी जाती है भाई, देखो, और हर दिन आपका दे दिया जाता है, ये चीज़ याद रखना। और वर्ष के अंत में सदस्यों को जो लाभ है उसका बंटवारा उनकी भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात में दिया जाता है कि कितना क्षेत्रफल आपका फील्ड था। और प्रत्येक सदस्य का अपनी भूमि पर स्वामित्व तो बना ही रहता है। अब वो पहले से ही थे तो रहेंगे ही रहेंगे। समिति से अलग होने पर वह अपनी भूमि भी अलग कर लेता है। अगर मान लीजिए आप दूसरे अगर ग्रुप में अगर जाना चाहते हो तो वहाँ से आपका जो भूमि है उसका जो हिस्सा है वो हटा दिया जाएगा और आपको भी वहाँ से हटा दिया जाएगा, ये यहाँ पे मेनली कहा जा रहा है। देन नेक्स्ट सहकारी या काश्तकारी खेती। तो इस प्रणाली में भूमि सहकारी समिति की संपत्ति होती है, यानी कि सहकारी समिति का आपका क्या होता है, जो आपका भूमि है वो होता है। और समिति की भूमि को उचित आकार के रूप में बांट दिया जाता है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। और प्रत्येक काश्तकार यानी कि इंडिविजुअल जो फार्मर्स होते हैं उसको एक एक जो आपका लैंड है ना, एक एक जो आपका चक का मतलब यहाँ पे लैंड होता है, तो एक एक आपका लैंड को दे दिया जाता है। और उसमें क्या कर सकते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी फार्मिंग, कोई भी आपका जो भी क्रॉप लगाना है वो आपको वहाँ पे लगा सकते हैं। तो उसको सहकारी काश्तकारी खेती के नाम से जाना जाता है। ये आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था ये। देन है सहकारी सामूहिक खेती। तो इस प्रणाली में भूमि पर सदस्यों को कोई अधिकार नहीं होता है, भूमि का स्वामित्व समिति में निहित होता है, यानी कि सहकारी होता है। और सदस्य संयुक्त रूप से खेती करते हैं, यानी कि सब मिल के एक ही क्रॉप लगाएंगे, या फिर वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, वो 4 क्रॉप लगा सकते हैं समिति में मिलकर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, समूह जो है वो खेती का संचालन तथा प्रशासन कार्य प्रणाली द्वारा समिति द्वारा किया जाता है। या तो अगर कोई समूह है तो वो समूह करेगी, या अगर प्रशासन से लिया गया अगर कोई फील्ड है तो वो प्रशासन उसका जो भी कार्य प्रणाली है या कार्यकारिणी है वो करेगी। और जो भी लाभ होगा तो वो सदस्यों में आपके किए गए कार्य, यानी कि क्या क्या आपने वर्क वहाँ पे किया उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बांट दी जाएगी। और जो भी आपने पूंजी लगाया है वो भी आपको वहाँ पे अनुपात में, यानी कि रेशियो में आपका क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। अगर 100 में लगाया है, मतलब कि अगर किसी ने 10,000 दिया है, 10,000 वापस करके उसका जो बेनिफिट हुआ उसको भी वहाँ पे वापस कर दिया जाएगा। और उसके कार्य अकॉर्डिंग उसको क्या कर लिए दिया जाएगा, अलग से आपका जो लाभ होगा उसको दे दिया जाएगा। तो ये आपका सहकारी सामूहिक खेती है। देन हमारा 4th नंबर में आता है राजकीय खेती। ठीक है,
यानी कि स्टेट फार्मिंग। जैसा कि पता चल रहा है आपको कि राजकीय खेती क्या है, तो इसका जो राजकीय खेती, इसका जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, वो आपका राज्य सरकार के अंतर्गत किया जाता है और इस प्रणाली का प्रबंध, संचालन और वेतनभोगी राजकीय कर्मचारियों के हाथों में होता है, जिसको हम अगर बात किए तो केवीके ले सकते हो, आप कृषि विज्ञान केंद्र ले सकते हो, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, खेती तो कर सकते हैं, लेकिन उसका जो भी आपका बेनिफिट होता है वो आपका फार्मर का ना हो के आपका राजकीय जो आपकी स्टेट जो है उनका होता है। और श्रमिकों को पारिश्रमिक प्रतिदिन अथवा प्रति मास के आधार पर आपका जो वेतन है या फिर जो श्रम उन्होंने किया है वो वहाँ पे दे दिया जाता है उनका। और व्यवसाय की नीति निर्धारण में श्रमिकों का कोई अधिकार नहीं होता और इस प्रकार के फार्म प्रायः परीक्षण, प्रदर्शन एवं अथवा अनुसंधान के लिए, जैसे कि आपका क्या हो जाता है, केवीके में क्या किया जाता है, जनरली सीड प्रोडक्शन के लिए या फिर नई उन्नत किस्मों के लिए ये जो फार्मिंग है ये किया जाता है, स्टेट फार्मिंग। तो वहाँ पे इसी चीज़ के लिए आपका क्या किया जाता है, स्टेट फार्मिंग किया जाता है, जहाँ पे जो कृषक जो होते हैं ना, वो वहाँ पे कोई उनका अधिकार नहीं होता, वो सिर्फ श्रमिक बन के ही वहाँ पे रहते हैं और उनको प्रतिदिन या मासिक के हिसाब से आपका जो वेतन है वो दे दिया जाता है, मतलब उनकी मजदूरी दे दी जाती है। राजकीय फार्मों पर प्रायः प्रबंधन के श्रमिक दोनों ही प्रोत्साहन के अभाव में कार्य के प्रति उदासीन रहते हैं। फलस्वरूप अधिकांश फार्म घाटे में चले जाते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट देखे होंगे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी, जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो ये आपका अगर बात करें यहाँ पे ना राजकीय खेती है स्टेट फार्मिंग को, तो यहाँ पे व्यावसायिक दृष्टि कॉमर्शियल तरह से इसका बेनिफिट लेने के लिए मतलब यहाँ पे ये खेती नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो आपका मेनली आपका जैसे नई वेराइटीज़ हैं उनको लाना, उन्नत जो किस्में हैं उनको प्रोत्साहित करना और सीड्स जो है वो तैयार करना, वो आपका राजकीय खेती के अंतर्गत, स्टेट फार्मिंग के अंतर्गत आपका किया जाता है। पांचवा जो लास्ट है वो आपका है पूंजीगत खेती, यानी कि कैपिटलाइजिंग फार्मिंग। तो इस प्रणाली में फार्मों का स्वामित्व एवं प्रबंध भूमिपतियों अथवा धनवानों के पास होता है। जैसे कि साहूकार हो गया, जिनके पास बहुत सारी भूमियां हैं, तो वो क्या करते हैं, जो किसान होते हैं उनको एक एक जो आपके लैंड है उसको दे दिया जाता है, यानी डिवाइड कर दिया जाता है। और ऐसे फार्मों का आकार पर्याप्त रूप से बड़ा ही होता है, जहाँ पे आपको टुकड़ों में क्या कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे बता देता हूँ, बड़ा फार्म है इसको टुकड़ों में ही बांट दिया जाता है और एक एक जो किसान है उसको दे दिया जाता है। लेकिन इसका जो भी प्रबंधन है, जो भी आपका कार्य अवधि है, वो सारी चीज़ें आपका जो पूंजीपति है या धनवान जो है या साहूकार है वो आपका क्या करता है। जैसे यहाँ पे अगर बात की है, नीति निर्धारण प्रबंध मंडल द्वारा किया जाता है। जैसे चीनी मिलों के पास गन्ने के फार्म अथवा असम व अन्य राज्यों में चाय बागान ऐसे फार्मों के उदाहरण होते हैं, परंतु भारत में ऐसे फार्म अधिक संख्या में नहीं है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े जो फार्म होते हैं ना, वहाँ पे पूंजीपति जो क्या करते हैं, फार्म के लिए जो किसान जो फार्मर्स हैं उनको दे तो देते हैं और उसका जो भी प्रबंधन है वो खुद करते हैं, लेकिन वो जैसे मजदूर जो किसान होते हैं वो लगा तो देते हैं, लेकिन उनका जो भी वेतन जो है उसको श्रम के अकॉर्डिंग 1 डे या फिर 1 मंथ के अकॉर्डिंग पे कर देते हैं। तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका पूंजीगत खेती कहलाता है, यानी कि कैपिटलिस्टिक फार्मिंग कहलाता है। तो ये टोटली आपके सिस्टम ऑफ फार्मिंग था और आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स ब्रांचेस थे। आप आई होप कि आप सभी को क्लासेस जो है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आया, कमेंट करना कैसा लगा, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल प्रेस करके जाना, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।